आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने कैपेसिटर के बारे में बातें की थी और कैपेसिटर में हमने ये देखा था कि कैपेसिटर दो कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम कैपेसिटर नाम देते हैं। जिनमें से एक कंडक्टर जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। और फेराडे ने ये पाया था कि जो ये चार्ज होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के, और उन्होंने क्यू को लिखा था। पिछली क्लास में सब बातें हम लिखे थे। तो फेराडे ने ऐसा प्रैक्टिकली पाया कि जो चार्ज की वैल्यू है क्यू वो प्रोपोर्शनल है उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, और जब उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट पुट किया और उस कांस्टेंट का नाम दिया गया कैपेसिटेंस ऑफ दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट सिस्टम। कैपेसिटेंस क्यू और डेल्टा वी पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटर चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है तो मैं आपको बताया था शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, क्या अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है, क्या मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। फिर हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू देखी थी, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड पैरेलल प्लेट। तीनों ही कैपेसिटर की वैल्यू आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। फिर हमने ये बोला था कि जो ये कंडक्टर्स होते हैं इन पर जब ये चार्ज दिया जाता है प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो होता क्या है कि अगर एक कंडक्टर पे चार्ज क्यू है, एक कंडक्टर पे चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है और दूसरा कंडक्टर उस पर चार्ज है माइनस क्यू, तो इस प्लस क्यू और माइनस क्यू इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, और इस प्लस क्यू से निकलने वाली लाइन इस माइनस क्यू पर जाकर टर्मिनेट करती हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन सेटअप होता है। तो अगर मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू स्मॉल वॉल्यूम डीवी, अगर मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा तो यह आएगा टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यह आएगा टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एक सिस्टम है जिसका कैपेसिटेंस सी है और अगर उस पर चार्ज क्यू है तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू बराबर आती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट सिस्टम, क्यू इज द चार्ज ऑन दैट सिस्टम, और ई कौन है, वहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो इतनी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सुनिए। और जो कैपेसिटेंस होता है इसका यूनिट होता है फेरड। फेरड अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो हम जो जनरली आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे वो होते हैं लाइक माइक्रो फेरड, पिको फेरड, नैनो फेरड, क्योंकि फेरड एक अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है। मैंने बोला था कि जो हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, आइसोलेटेड कंडक्टर का जो हमारा कैपेसिटेंस होता है, तो आइसोलेटेड को कैसे मैंने उसके दूसरी प्लेट से कनेक्ट किया था, मतलब किस आर्गुमेंट से मैंने ये बोला था कि इसकी दूसरी प्लेट भी होती है, वो होती है इन्फिनिटी पे, और ये इस सिस्टम का कैपेसिटेंस है। और अगर इस स्फीयर का रेडियस आर था तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आया था वो आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस डाटा पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको इस डाटा से ये समझ आएगा कि जो फेरड है वो कितना बड़ा यूनिट है। तो देखिए, तो कहानी है कि कंसीडर अर्थ एज ए कंडक्टर, कंसीडर अर्थ एज ए कंडक्टर। क्वेश्चन बोला गया है आपको अर्थ को एज ए कंडक्टर इमेजिन करना है। अब आपको ये बताना है कि फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। आपको ये बताना है कि इस अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा, और अर्थ की रेडियस आप सब लोग जानते हैं कितनी है, 6400 किलोमीटर। तो देखिए आपको अर्थ का कैपेसिटेंस लिख के दिखाते हैं कितना कैपेसिटेंस आएगा। सॉल्यूशन, तो देखो भाई अर्थ इतनी बड़ी है, मतलब जिसका साइज 6400 किलोमीटर, इतनी बड़ी अर्थ है,
इसका कितना कैपेसिटेंस आने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा। 4πε0 जो होगा ये कौन है, 1/k, और k की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9, तो इसको लिखेंगे 1/4 को 1/9 × 10⁻9 इनटू रेडियस। रेडियस किसके बराबर है, तो रेडियस बराबर है अर्थ का 6400 इंटू 10⁻3। हमें डाटा ऐसा यूनिट मीटर में पुट करना होता है, तो 6400 किलोमीटर होता है, तो मैंने इसको मीटर में पुट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 64/9 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻9, तो ये आया 64/9 इंटू 10⁻⁻4। ठीक, अब यहाँ से देखिए, अब 9 का डिवाइड लगाइए इसमें, तो 9 का लगभग 7 टाइम्स डिवाइड लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻4 फैरड। तो आप देख लीजिए, अर्थ जिसका साइज इतना बड़ा है उसका भी जो कैपेसिटेंस है वो कितना है 7 इंटू 10⁻⁻4 फैरड। ठीक है, आप इसको 70 इसको ऐसे लिख सकते हैं 700 माइक्रोफैरड 10⁻2 और -2 का मल्टीप्लाई करके। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फैरड जो यूनिट है कैपेसिटेंस का वो बहुत बड़ा यूनिट है, और उतना बड़ा कैपेसिटेंस के लिए जो साइज होगा उस साइज को क्या होना होगा, बहुत बड़ा होना होगा उस साइज को। देखिए अर्थ इतनी बड़ी है तब जाके उसका कैपेसिटेंस कितना है 700 माइक्रोफैरड। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, और जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करके बता रहा हूँ वो किन बातों पर बेस्ड होंगे वो मैं बता रहा हूँ। हमने आइसोलेटेड कंडक्टर जब पढ़ा था, तो आइसोलेटेड कंडक्टर का जो दूसरा वाला पार्ट होता था, जो सेकंड प्लेट होती थी, उसको हम इन्फिनिटी पे मानते थे, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 माना जाएगा, तो उस पर जो चार्ज होगा क्यूब हो जाएगा C इंटू वी। ठीक, और V कौन होगा, उसका पोटेंशियल, क्योंकि इन्फिनिटी वाले का पोटेंशियल कितना है 0। तो जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इससे ये कंडक्टर है, इसका कैपेसिटेंस C है और इसका पोटेंशियल V है, तो इस पर जो चार्ज हो जाएगा क्यूब हो जाएगा C इंटू वी। इसका V पोटेंशियल है, Q इसके ऊपर चार्ज है, और C कौन है इसका कैपेसिटेंस। और स्टोर्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है किसी भी सिस्टम में वो कितना होता है Q²/2C। दिस इज अ स्टोर्ड एनर्जी। अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसमें इन दो फॉर्मूलों का यूज आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू आइसोलेटेड कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ आइसोलेटेड कंडक्टर, and there is another isolated conductor. There is a conductor that is also an isolated conductor. दोनों का कैपेसिटेंस दिया गया है, इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड और इसका कैपेसिटेंस है मान लेते हैं 3 माइक्रोफैरड। इस पे जो इसका जो चार्ज दिया गया है, इस पे चार्ज दिया गया है 20 माइक्रोकूलम और इस पे चार्ज दिया गया है 60 माइक्रोकूलम। ठीक, ये दोनों पे अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि फाइंड आउट देयर पोटेंशियल्स एंड फाइंड आउट स्टोर्ड एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट देयर पोटेंशियल्स दूसरा है स्टोर्ड एनर्जी। in each capacitor। पहले ही दो पार्ट सॉल्व करें तब जाके अगला पार्ट आएगा। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि ये कंडक्टर है, इस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, तो कैपेसिटर पे चार्ज जो होता है जो फैराडे ने ऑब्जर्व किया वो Q = C डेल्टा V। तो इस पे चार्ज कितना है 20 माइक्रो C इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी कौन होगा, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल V1 माइनस इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0। तो मैं आज के बाद ये -0 नहीं लिखा करूँगा, जब आइसोलेटेड कंडक्टर की बात होगी तो मैं सीधा C इंटू आइसोलेटेड कंडक्टर का ही पोटेंशियल लिखूँगा। मैं इसी V1 -0 नहीं बोलूँगा बार बार, क्योंकि अब मैंने एक बार बता दिया कि दूसरी प्लेट इन्फिनिटी पे उसका पोटेंशियल 0 और V -0 करेंगे तो क्या आएगा 0। तो आज के बाद मैं सिंपली क्या लिखूंगा सीधा V। और जो आपका कैपेसिटेंस दिया है C, इसका जो कैपेसिटेंस दिया है वो है 2 माइक्रोफैरड इंटू V1, और इसको सॉल्व करेंगे तो V1 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10 वोल्ट।
अगर हम इस कैपेसिटर की बात करें तो उस पर चार्ज कितना है, वो है 60 माइक्रो, दैट इक्वल टू कैपेसिटेंस कितना है उसका 3 माइक्रो, और उसका पोटेंशियल मैंने मान लिया कितना है V2। तो यहाँ से V2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 20 वोल्ट। तो यहाँ से आपको इन दोनों का जो पोटेंशियल है वो मिल गया। आप एक बात नोटिस कर सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है, जो दोनों कंडक्टर हैं इनका पोटेंशियल बराबर नहीं है। अब आपको ये लिखना है कि इन दोनों के पास स्टोर्ड एनर्जी कितनी है। तो पहले वाले के पास अगर स्टोर्ड एनर्जी का हम U1 नाम दें, पहले वाले की स्टोर्ड एनर्जी का U1 अगर हम नाम दें तो उसका वैल्यू होगा कितना, Q²/2C। कल इस फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने किया था आपके लिए। और Q²/2C, तो पहले वाले पे चार्ज कितना है 20 माइक्रो, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × C कैपेसिटेंस, वो कितना है 2 माइक्रो, तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा आपका, ये आएगा 4 × 10⁻⁻10, देखिए 10⁻5 10⁻10 हो जाएगा अपॉन 4 × 10⁻⁻6। तो ये कितना आएगा, ये 10⁻4 बचेगा और ये 1 बचेगा, तो ये आया 10⁻4 जूल। दूसरे वाले कैपेसिटर की बात करें कि उसके पास कितना स्टोर्ड एनर्जी है U2, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। उसका कैलकुलेशन अगेन दैट Q²/2C, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे 60 × 10⁻6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × C कितना है 3 × 10⁻6। तो ये आएगा कितना, देखो 6 × 10⁻5, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 36 × 10⁻10 डिवाइडेड बाई 6 × 10⁻6। तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻4 जूल। तो एक के पास 10⁻4 जूल एनर्जी है और दूसरे के पास 6 × 10⁻4 जूल एनर्जी है। अगर आप इसे माइक्रो जूल में लिखना चाहेंगे तो ये है 100 माइक्रो जूल और ये है 600 माइक्रो जूल। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है या क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ वो ये है कि उसमें हम पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। ठीक, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, इस कैपेसिटर का नाम दे देते हैं ए और इस कैपेसिटर का नाम देते हैं बी, टू कैपेसिटर ए एंड बी। अब क्वेश्चन ये है कि इन प्रीवियस क्वेश्चन they are joined, they कौन A and B are joined by a conducting wire। तो then find, पहला final charges on each capacitor, on each conductor, और दूसरा है टोटल स्टोर्ड एनर्जी, फाइनल टोटल स्टोर्ड एनर्जी, फाइनल टोटल स्टोर्ड एनर्जी, दूसरा है फाइनल टोटल स्टोर्ड एनर्जी, और तीसरा बताना है आपको हीट लॉस, कि कितना एनर्जी का लॉस हो गया, उसको हम हीट लॉस बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको सॉल्व करके बताना है, तो करिए। तो देखो होगा क्या, जब आप इन दोनों कैपेसिटर को एक वायर से ज्वाइन करोगे तो इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है, और अगर इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है तो इस सिस्टम में चार्ज फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि एक वायर से अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो एक वायर के ज्वाइन करने से इसमें ये बात हो गई कि दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए, क्योंकि मैंने कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया, और जब मैंने इसको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया तो ये दोनों एक ही कंडक्टर बन गए। ये दो कंडक्टर नहीं है, ये दोनों कौन है, एक ही कंडक्टर है। कब? जब मैंने इसको वायर से ज्वाइन कर दिया।
तो अगर ये दोनों एक ही कंडक्टर हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि एक ही मेरा बड़ा कंडक्टर है जिसके दो पार्ट हैं लेकिन कंडक्टर एक ही है, तो कंडक्टर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो सकता है। तो इस सिचुएशन में तो दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं है, मतलब ये सिचुएशन हमारा फाइनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होने वाला है। इसका मतलब इस सिस्टम में चेंजेज आएंगे। इस सिस्टम में क्यों चेंजेज आएंगे? जिससे कि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो। क्यों? क्योंकि दोनों को मैंने एक वायर से ज्वाइन कर दिया, दोनों को मैंने एक कंडक्टर बना दिया, और कंडक्टर के सभी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है। लेकिन बराबर नहीं है तो क्या होगा? चार्ज का फ्लो होगा। ठीक, तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करने के बाद दोनों पे कुछ कुछ फाइनल चार्ज आ जाएगा। तो एक पे मान लेते हैं फाइनल चार्ज आ गया Q1 और दूसरे पे फाइनल चार्ज आ गया कितना? Q2। तो ऐसा करते हैं, एक पे फाइनल चार्ज आ गया Q1 और दूसरे पे फाइनल चार्ज आ गया लेट्स से Q2। दीज आर द फाइनल चार्जेस। अब एक बात बताइए, अगर इस फाइनल चार्ज की हम वैल्यू देखें, दोनों का अगर हम समेशन की बात करें Q1 प्लस Q2, तो फाइनल चार्ज की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इनिशियल चार्ज था। तो इनिशियल चार्ज कितना था बेटा? 80 माइक्रोकूलम। देखिए, सिस्टम का टोटल चार्ज कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता और कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता। नेट चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज था 80 माइक्रोकूलम। तो इस सिस्टम के पास हमेशा जो चार्ज रहेगा वो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम हमेशा 80 माइक्रोकूलम ही रहेगा। आप किसी भी इंस्टेंट पे बात करें, इवन आप उस इंस्टेंट पे बात कर लें जब चार्ज फ्लो कर रहा था, तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी आएगी? 80 माइक्रोकूलम। तो पहले कितना था? 80 माइक्रोकूलम। अब ये दोनों को आपने एक वायर से ज्वाइन कर दिया, तो अगर इसका फाइनल पोटेंशियल V है तो इसका भी जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो V के बराबर ही होगा। इन दोनों कंडक्टर का जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर मैं Q1 को लिखूंगा C1 इंटू वी और Q2 को अगर मैं लिखूंगा C2 इंटू वी, तो यहाँ से Q1 Q2 को इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको जो फाइनल पोटेंशियल मिलेगा V वो मिल जाएगा दैट 80 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, इनको मैं यहाँ पुट करूँगा और C1 C2 कॉमन लेके डिवाइड लगेगा, और C1 प्लस C2 का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 3 इंटू 10⁻⁻6। कैसे किया? Q1 Q2 यहाँ से रिप्लेस कर दिए। तो V का जो वैल्यू आया बेटा आपका वो आया 80/5, और ये आया आपके पास 16 वोल्ट। ठीक, तो आपका जो पोटेंशियल आया इन दोनों का, अंत में जो पोटेंशियल आया जो बराबर आया, और बराबर आना भी था क्योंकि दोनों को मैंने एक वायर से ज्वाइन करके एक ही कंडक्टर बना दिया, और जो फाइनल पोटेंशियल आया उसकी वैल्यू आई मेरी 16 वोल्ट। लेकिन मेरे से पूछा गया था कि बताइए कितना कितना चार्ज ईच कैपेसिटर के पास है। तो देखिए लिख के दिखाते हैं। तो अगर कैपेसिटर हम 1 की बात करें, इसके पास चार्ज है Q1 का वैल्यू कितना है? हमने लिखा वहाँ पे C1 इंटू वी। तो हमारे Q1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा C1 दैट इज 2 माइक्रो, और पोटेंशियल दैट इज 16, आंसर आया 32 माइक्रो कूलम। Q2 की बात करें, जिसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज 3 माइक्रो इंटू 16 दैट इज 48 माइक्रो कूलम। और अगर हम स्टोर्ड एनर्जी की बात करें, फाइनल स्टोर्ड एनर्जी यू फाइनल, तो कल आपको मैं दो फॉर्मूले बताया था। एक फॉर्मूला बताया था Q²/2C और एक फॉर्मूला बताया था हाफ CV²। तो इस वाले कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी स्टोर होगा? हाफ, दैट C1 इंटू इसका पोटेंशियल V² प्लस हाफ C2 इंटू उसका पोटेंशियल V²। दोनों का पोटेंशियल बराबर आएगा तो आएगा हाफ 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल का स्क्वायर। पोटेंशियल कितना है आपका? 16 का स्क्वायर। यह है आपका यू फाइनल। ठीक, अब यू फाइनल के बाद आपको ये निकालना है कि कितना एनर्जी में लॉस हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा, जब जब चार्ज फ्लो होता है तब तब एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जो चार्ज फ्लो होता है वो चार्ज इसीलिए फ्लो होता है क्योंकि वो अपनी टोटल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। अगर वो पहले से ही मिनिमम एनर्जी के स्टेट में होगा तो वो फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपने मिनिमम एनर्जी के कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में रहना चाहता है।
बिकॉज लो एनर्जी मोर स्टेबल। तो अगर चार्ज फ्लो हुआ है इसका मतलब पहले की जो सिस्टम की एनर्जी थी वो ज़्यादा थी कंपेयर टू द अनदर सिस्टम विच कैन बी अचीव्ड बाय फ्लोइंग द चार्ज। तो इस सिस्टम ने चार्ज फ्लो करके एक फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया। तो जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन अचीव किया है उसका टोटल एनर्जी पहले के कॉन्फ़िगरेशन से कम रही होगी, इसीलिए चार्ज फ्लो हुआ है, क्योंकि कोई भी सिस्टम अपना टोटल एनर्जी मिनिमम रखना चाहता है। तो ये आ गया हमारा यू फाइनल। अब हमें ये लिखना है कि हीट लॉस कितना आएगा। तो हीट लॉस का वैल्यू जो आएगा वो आएगा यू इनिशियल में से आप यू फाइनल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपको कौन मिल जाएगा, हीट लॉस, कि कितना इस सिस्टम में एनर्जी का लॉस हो गया। लिख लें आप लोग। हाँ तो देखिए, अब थोड़ा सा बैटरी के बारे में मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा बैटरी के बारे में। तो बैटरी जो होती है, हम जो बैटरी का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, पहली बार बैटरी का सिंबल हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ये होगा अपना हाई पोटेंशियल, इस वाले टर्मिनल को बोलते हैं हम हाई पोटेंशियल, और इस वाले टर्मिनल को हम बोलते हैं लो पोटेंशियल। और इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, ठीक। तो आपका जो बैटरी होता है ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का एक सोर्स है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। आपका जो बैटरी है वो बैटरी क्या है, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसके इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आइडियल बैटरी की। रियल बैटरी में क्या होता है वो बाद में बात करेंगे, पहले आइडियल बैटरी की बात कर लेते हैं। तो आइडियल बैटरी में जो ये मेरा पॉइंट ए है और जो मेरा पॉइंट बी है, इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, पर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। चाहे बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, कुछ भी हो जाए, इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मैंने इन दो, इस वाले पॉइंट को किसी कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया और इस वाले पॉइंट को मैंने किसी और कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया, और मान लीजिए उन दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल पहले बराबर था, मान लीजिए, तो ये बैटरी तो बराबर पोटेंशियल चाहती नहीं है, उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल इधर से कम होगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना उसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी। उसको क्या, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो ये बैटरी क्या करती है, ये बैटरी किसी सिस्टम में चार्ज को फ्लो कराती है। ये जो बैटरी है वो क्या करती है, सिस्टम में चार्ज को फ्लो कराती है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर इसका जो जॉब है वो जॉब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। जॉब क्या है इसका, टू फ्लो द चार्ज। तो आपका जो ये बैटरी है, ये बैटरी क्या काम करती है, ये चार्ज को फ्लो कराती है। अब जैसे अब हमारी जो बैटरी अब जब चार्ज को फ्लो कराती है तो वर्क करना पड़ता है, तो बैटरी एनर्जी का भी सोर्स है। और बैटरी के एनर्जी कहाँ से आती है, तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी जनरेट होती है, और वो जनरेट जो एनर्जी है केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकली, वो एनर्जी कैपेसिटर्स के जो मतलब बैटरी जो है वो बैटरी यूज करती है। अब कैसे यूज करती है तो उस मैकेनिज्म को कभी बाद में देखेंगे, लेकिन अब आप इतना याद रखेंगे कि कैपेसिटर एनर्जी, ये बैटरी एनर्जी देती कहाँ से है, तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, वहाँ से वो एनर्जी मिलती है।
ठीक। तो जो केमिकल एनर्जी है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि बैटरी जो होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी आपकी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट करती है। ऐसा काम कब होता है, जब बैटरी एज ए सोर्स काम करती है, एज ए सोर्स। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, और वो वाला काम कब होता है, जब एज ए लोड काम करती है। जैसे आपका फ़ोन का अगर डिस्चार्ज हो गया तो उसको चार्ज करते हैं ना, तो जब फ़ोन को चार्ज करते हैं मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। तो उस वाले केस में बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और जब आप फ़ोन पे बात करते हैं, फ़ोन आपका जब पावर ख़त्म होती जा रही है, फ़ोन की बैटरी कम होती जा रही है फ़ोन की, उस समय पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये सब काम कैसे होता है, चार्ज को फ्लो कराकर ये काम किया जाता है। तो ये आपकी जो बैटरी है, अब देखिए दो तरह का चार्ज फ्लो पॉसिबल है। कौन सा मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहली बात तो या तो चार्ज फ्लो इस तरह से रहेगा, और या फिर चार्ज फ्लो इस तरह से रहेगा। और ये Q1 एंड Q2 चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, द Q1 एंड Q2 दे आर इक्वल ऑलवेज, ऑलवेज। इसको एक लाइन से याद रखते हैं, उसको ऐसे याद रखते हैं कि बैटरी जितना चार्ज देती है उतना चार्ज लेती भी है। ऐसा नहीं है कि चार्ज देती जा रही है और चार्ज ले रही नहीं, ऐसा नहीं है। बैटरी जितना चार्ज देती है उतना चार्ज लेती भी है। तो जब चार्ज इस तरह से फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं एज ए सोर्स। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, ये Q1 Q2 पॉजिटिव है। और जब इस तरह से चार्ज फ्लो होता है, Q1 Q2 पॉजिटिव है, इस तरह से जब फ्लो होता है तो एज ए लोड। अब हमें यहाँ पे एक चीज लिखनी होती है, वर्क डन बाई बैटरी। तो अगर ये EMF E है, EMF E है, और इस Q1 Q2 को अगर मैं Q लिख देता हूँ, दैट Q चार्ज फ्लो कराया, तो वर्क डन बाई बैटरी का फॉर्मूला, इस वाले केस में वर्क डन बाई बैटरी का फॉर्मूला होता है Q इंटू E, और इस वाले केस में वर्क डन बाई बैटरी का फॉर्मूला होता है माइनस Q इंटू E। वर्क डन बाई बैटरी नेगेटिव है, मतलब बैटरी ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, बैटरी ने एनर्जी रिलीज नहीं करी। बैटरी ने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब किया, मतलब मोबाइल क्या हुआ है, चार्ज हुआ है। इस वाले केस में बैटरी का वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी रिलीज करी है, बैटरी ने सिस्टम को एनर्जी दी है। मैं आपको जब वर्क पावर पढ़ाया था तब मैंने बोला था कि पॉजिटिव वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी देना, और नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है एनर्जी लेना। तो बैटरी ने पॉजिटिव वर्क डन किया, मतलब बैटरी ने एनर्जी दिया, और बैटरी ने नेगेटिव वर्क डन किया, मतलब बैटरी ने एनर्जी लिया। तो कितना होता है वर्क डन, जितना चार्ज फ्लो कराया इनटू दैट पोटेंशियल डिफरेंस, जितना चार्ज फ्लो कराया इनटू दैट पोटेंशियल डिफरेंस। लिख लीजिए। अब देखिए मैं इसका आपको सवाल करा के दिखाता हूं, आप समझिए। जैसे अब जो ये हमारा जो कैपेसिटर है, इसका एक सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये बैटरी का सिंबल है, तो बैटरी के सिंबल में ये जो दोनों लाइंस हैं ये अनइक्वल लेंथ हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। लेकिन जब कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो वो दो इक्वल लाइन से किया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए ये कैपेसिटर है, और मान लीजिए यहाँ एक बैटरी है, और ये स्विच है इस तरह से। कैपेसिटर अनचार्ज है, देयर इज जीरो चार्ज, जीरो अनचार्ज कैपेसिटर, एंड कैपेसिटेंस C है। ये कैसा कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर।
और बैटरी का ईएमएफ ये है, कैपेसिटेंस ही है। तो अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अभी तक स्विच ओपन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कोई दिक्कत नहीं है, तो देखिए, तो दिक्कत क्यों नहीं है उसका कारण बताता हूं। तो देखिए, इस वाले पॉइंट का आप एक कुछ पोटेंशियल अज्यूम कर लीजिए, इस वाले पॉइंट का कुछ पोटेंशियल अज्यूम कर लीजिए। लेट्स से इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, ई, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ई। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ई। यहाँ का भी पोटेंशियल, यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना, ई, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। तो जितना पोटेंशियल इस प्लेट का उतना ही पोटेंशियल इस प्लेट का, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ई। तो ये इन पॉइंट्स के पोटेंशियल हैं। स्विच ओपन है, क्लोज नहीं है अभी। देख लें ध्यान से, मैंने एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लिया, 0 हम इन्फिनिटी में माना करते थे। तो अब आगे से याद रखेंगे, जब हम सर्किट सॉल्व करेंगे तो आप 0 कहीं ना कहीं सर्किट में एक जगह मान लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही माना जाए, आप 5 माने, 10 माने, -15 माने, जो मानना है माने। तो लेट्स से मैंने एक जगह पे 0 माना और बाकी जगह सबका पोटेंशियल लिख दिया। तो अगर मैं 0 और ई को ज्वाइन कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब है सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे। अगर मैं 0 और ई को ज्वाइन कर दूं तो ये सिस्टम ऐसा ही नहीं रह सकता जैसा अब है। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि ओ का इसका इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ई, और दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ऐसा क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल या तो 0 होगा या ई होगा, दोनों कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, इन दोनों पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे, जब इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, तो सर्किट में चेंज आना तय है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे फिर कि हम 0 बोले या ई बोले, इसलिए सिस्टम में चेंज आएंगे, चार्ज फ्लो होगा और अंत में कुछ समय के बाद चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ जाएगा। तो कैपेसिटर पे कैसे चार्ज आएगा, तो ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, मतलब हाई पोटेंशियल को बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट और इस लो पोटेंशियल को बोलते हैं नेगेटिव प्लेट। तो जिधर साइड से हाई पोटेंशियल कनेक्ट है उधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिधर साइड से लो पोटेंशियल कनेक्ट है उधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये जो चार्ज यहाँ पे अपीयर हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए बैटरी जिम्मेदार है। तो इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो सुनिए, तो अब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं। स्विच हो गया क्लोज। अब ये सब हटाइए, बैटरी का ईएमएफ ही देखिए, और कैपेसिटर पे चार्ज भी अब क्या हो गया, 0 नहीं है, कुछ कुछ चार्ज है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये जो दो पॉइंट हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, आपको मैंने बोला है बैटरी कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। तो मैं कह रहा हूँ इस सिस्टम में चेंजेज आए, चार्ज फ्लो होना था, हो गया। अब चार्ज फ्लो होना बंद, चार्ज फ्लो होना क्या हो गया, बंद हो गया। जब चार्ज फ्लो होना बंद हो गया मतलब बैटरी को जो चाहिए था वो काम हो गया, क्योंकि बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया। क्यों फ्लो कराया, क्योंकि बैटरी को इन दो पॉइंट के बीच में क्या चाहिए था, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। कौन से दो पॉइंट के बीच में, जिन दो पॉइंट्स पे बैटरी को कनेक्ट किया गया है, उन दो पॉइंट के बीच में बैटरी को एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, इसलिए बैटरी ने सिस्टम में चार्ज को फ्लो कराया। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ई आ गया। मतलब बैटरी की जो बात थी, मतलब बैटरी जो चाहती थी वो काम हो गया। तो ये बात ध्यान रखें, बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहती है हमेशा उतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अगर उतना पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए बैटरी को चार्ज फ्लो कराना पड़े तो बैटरी चार्ज फ्लो कराएगी, बैटरी को एनर्जी देनी पड़े तो एनर्जी देगी, बैटरी को एनर्जी लेनी पड़े तो लेगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना बैटरी चाहेगी। तो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, और ये हो गया आपका हाई पोटेंशियल। अब अगर ये हाई पोटेंशियल है तो इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, और ये लो पोटेंशियल है तो इस पे चार्ज होगा क्या, नेगेटिव, क्योंकि हाई पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, और हाई पोटेंशियल वाली प्लेट पे कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज, और लो पोटेंशियल वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब बात करते हैं इस चार्ज का वैल्यू क्या होगा। अगर ये चार्ज प्लस क्यू होगा तो ये चार्ज माइनस क्यू होगा, तो इस चार्ज क्यू का वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस। तो इस चार्ज का वैल्यू आएगा Q = C × E। ये बात की गारंटी है कि चार्ज की वैल्यू C ही आएगी।
अब ये चार्ज कैसे फ्लो हुआ होगा, मैं उस कहानी को थोड़ा समझाता हूं। तो आप ऐसे देखो कि ये आपका जो कैपेसिटर है और ये आपका बैटरी है। अब कैसे आया होगा ये चार्ज, क्यू ई के सी ई के बराबर कैसे चार्ज सेटअप हुआ होगा, यहाँ से चार्ज गया निकल के और चार्ज मान लो इस सरफेस पर आ गया, दिस इज प्लस क्यू। इस चार्ज को देखकर, क्योंकि ये कंडक्टिंग प्लेट है, तो इस वाली साइड पे जो चार्ज हो जाएगा वो माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दिस इज माइनस क्यू। तो एक सरफेस पे चार्ज हो गया प्लस क्यू और दूसरी सरफेस पे चार्ज कितना हो गया, माइनस क्यू। और ये वाली प्लेट तो आपकी न्यूट्रल थी, तो अगर इसकी इस सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू हो गया तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू। और वो चार्ज आउटर सरफेस पे नहीं रहेगा, वो यहाँ से फ्लो करके वापस बैटरी के पास चला जाएगा। तो बैटरी ने जितना चार्ज दिया था, बैटरी ने उतना चार्ज ले लिया। और यही काम हमेशा चलता जाएगा। बैटरी यहाँ से चार्ज देगी, वो चार्ज यहाँ जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा। ये न्यूट्रल प्लेट है, तो नेट चार्ज जीरो होने के लिए इस साइड में जो चार्ज जाएगा, अब वो चार्ज इस साइड में नहीं रह सकता, क्योंकि बैटरी ने जितना चार्ज दिया है बैटरी उतना चार्ज लेती भी है, अदरवाइज बैटरी वर्क ही नहीं करेगी। बैटरी का वर्किंग ही यही है कि वो जितना चार्ज देगी उतना चार्ज लेगी। ठीक, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आया। अब मुझे बताइए, यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया है ये इस प्लस क्यू के कारण इंड्यूस हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज कूद के वहाँ गया है, ऐसा नहीं है। चार्ज यहाँ पे किसके कारण आया, ये इंडक्शन, इंड्यूस हुआ चार्ज। ठीक, ओके। अब बात करते हैं कि भाई बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया। तो जो चार्ज Q है, इतना चार्ज बैटरी ने फ्लो कराया, तो Q फ्लो का अगर हम वैल्यू लिखें तो Q फ्लो का वैल्यू होगा CE। और अगर हम वर्क डन बाई बैटरी का बात करें तो वर्क डन बाई बैटरी। अब मुझे बताइए चार्ज किस तरह से फ्लो हुआ है, इस तरह से फ्लो हुआ है, कितना, प्लस CE। अरे सी चार्ज जैसे गया वो यहाँ गया, इंड्यूस हुआ, और यहाँ से फिर वो पी सी चार्ज निकल के वापस यहाँ पहुँच गया। तो आप ये बताइए बैटरी में से चार्ज कैसे फ्लो हुआ है, ऐसे फ्लो हुआ है प्लस सी। मतलब बैटरी ने क्या काम किया, एज ए सोर्स काम किया। तो वर्क डन बाई बैटरी कितना आएगा, सी ई इंटू ई, कितना आएगा, सी ई स्क्वायर। अब हम ये बात करें कि कैपेसिटर में कितना स्टोर्ड एनर्जी है, तो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। अब जब बैटरी ने ये चार्ज फ्लो कराया था, शुरुआत में कोई चार्ज नहीं था, बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया था, तो ध्यान रखिएगा जब जब चार्ज फ्लो होता है तब तब एनर्जी का लॉस होता है। अगर वो चार्ज बहुत स्लोली फ्लो नहीं हुआ है तो वो चार्ज क्या होगा, एनर्जी का लॉस जरूर होगा। तो एनर्जी का जो लॉस होगा, अब हमें ये निकालना है कितना एनर्जी का लॉस हो गया, डेल्टा एच। तो बैटरी ने पॉजिटिव वर्क डन किया, कितना, सी ई स्क्वायर। उसमें से कैपेसिटर ने कितना स्टोर कर लिया, हाफ सी स्क्वायर। तो बचा कुचा कहाँ चला गया, लॉस हो गया, कितना, सी स्क्वायर बाई 2। तो कैपेसिटर ने इतना एनर्जी का, सॉरी इस कैपेसिटर की चार्जिंग में इतना एनर्जी का लॉस हो गया, कितना, सी स्क्वायर बाई 2। तो ये आप याद रखना है। हाँ तो देखो, तो अभी जो क्वेश्चन हमने देखा, इस क्वेश्चन में ये था कि जो बैटरी थी, बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया, और हमेशा हमें ये याद रखना है कि अंत में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उन पॉइंट्स के बीच में, जिन पॉइंट्स के बीच में बैटरी लगी हुई है, वो वही होगा जो बैटरी चाहती है। इसके लिए अगर बैटरी को उस सिस्टम को चार्ज देना पड़ा तो बैटरी उस सिस्टम को चार्ज दे सकती है। इसी बात पे जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा कैपेसिटर है, और ये हमारा कैपेसिटर है, और एक मान लीजिए बैटरी है, एक मान लीजिए हमारी बैटरी है, और ये स्विच क्लोज है, ये सॉरी स्विच ओपन है और स्विच को हमें क्लोज करना है। इसका बैटरी इसका कैपेसिटेंस जो है वो सी है, और ये अनचार्ज कैपेसिटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अनचार्ज कैपेसिटर है मतलब चार्ज जीरो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। और ये बैटरी का ईएमएफ हम मान लेते हैं ई है, और इस बैटरी का ईएमएफ मान लेते हैं 2E है। और अब हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, ऐसा करते हैं, चलिए E1 E2 मान लेते हैं सबसे अच्छा। तो इसको मान लेते हैं E1 और इसको मान लेते हैं E2। और सवाल में मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए E2 ज़्यादा है E1 से, ये कौन है, ये बैटरी का ईएमएफ है। अब हमने स्विच को क्लोज किया,
तो जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हमें ये लिखना है, स्विच को क्लोज करने के बाद, स्विच को क्लोज करने के बाद हमें ये बताना है कि बैटरी 1 ने कितना वर्क किया, बैटरी 2 ने कितना वर्क किया, कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये समझिए कि आपके स्विच क्लोज करने के बाद इस सिस्टम में चेंजेज आए होंगे। आपकी जो बैटरी है, बैटरी ने चार्ज फ्लो किया होगा और चार्ज फ्लो करने के बाद चार्ज मतलब फ्लो हो गया और फिर चार्ज फ्लो होना बंद हो गया, मतलब अंत में इसमें चेंजेस होना बंद हो गए। तो जैसे हमने स्विच क्लोज किया, सिस्टम में चेंजेज हुए, चार्ज फ्लो हुए, एनर्जी चेंज हुई, किसी ने एनर्जी दी, किसी ने एनर्जी ली, ये सारा काम चला और ये सब काम होके अब सेटल हो गया। अंत में अब कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा। अब अंत में कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा तो ऐसा करिए, आप इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए 0 और आप इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए E1 और आप इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लीजिए E2। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है E2 और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है E1। अब मुझे बताइए E1 और E2 में से ज़्यादा कौन है, तो आपको मैंने सवाल में बोला E2 ज़्यादा है। E2 ज़्यादा है मतलब इस वाली साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है और इस वाली साइड का पोटेंशियल कम है। तो जिस साइड का पोटेंशियल ज़्यादा होता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट होगी इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज और कैपेसिटर की जो ये वाली प्लेट होगी इस पर होगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब हमें पता करना है कि उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो इस वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा, जो हमारा चार्ज की वैल्यू होगी, जो पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज होगा प्लस C इंटू E2 माइनस E1, क्योंकि ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है। क्यों? क्योंकि इस साइड का पोटेंशियल ज़्यादा है। और इस वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा, वो होगा माइनस C इंटू उतना, ये प्लस Q है, ये माइनस Q E2 माइनस E1। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस वाली प्लेट पे इतना पॉजिटिव चार्ज आया, इस वाली प्लेट पे इतना नेगेटिव चार्ज आया, तो ये चार्ज फ्लो कैसे हुआ होगा। तो ये बैटरी जिम्मेदार है इनको फ्लो कराने के लिए, ये E1 है और ये E2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये बैटरी है, इस बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया इस तरह से, इस तरह से ये चार्ज फ्लो किया। तो हमारी जो बैटरी है, इन्होंने कितना चार्ज फ्लो कराया, तो देखो जितना चार्ज यहाँ से फ्लो करके गया उतना ही तो इस प्लेट पर जमा होता गया। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज जमा हुआ, C इंटू E2 माइनस E1। इसका मतलब जो चार्ज फ्लो किया इस डायरेक्शन में, जो Q फ्लो का जो वैल्यू आएगा वो आएगा C इंटू E2 माइनस E1। इतना चार्ज फ्लो हुआ। अगर आपको ये लिखना है कि कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, तो U का फॉर्मूला होगा हाफ CV² लिख सकते हैं या फिर Q²/2 भी लिख सकते हैं। तो मैं हाफ CV² E2 माइनस E1 का होल स्क्वायर। इस बैटरी का नाम हम 1 दे देते हैं और इस बैटरी का नाम अगर हम 2 दे देते हैं, तो वर्क डन बाई बैटरी 1 अगर हमें लिखना है तो वर्क डन बाई बैटरी 1 वो आएगा कितना। अब ये देखिए, इसने लोड की तरह काम किया है, सोर्स की तरह, तो इसने लोड की तरह काम किया, क्योंकि चार्ज देखो इसमें किधर फ्लो हुआ है, हाई पोलरिटी टू लो पोलरिटी। इसमें देखो लो पोलरिटी टू हाई पोलरिटी, तो ये सोर्स है और वो कौन है, लोड। तो वर्क डन बाई बैटरी माइनस लिखा जाए कितना, उसका पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो चार्ज उसने फ्लो कराया कितना, C इंटू E2 माइनस E1। वर्क डन बाई बैटरी 2 की अगर हम बात करें तो बैटरी 2 का जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसने सोर्स की तरह काम किया है। उसमें चार्ज लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ फ्लो किया है बैटरी के अंदर, दैट इज माइनस ऑफ E2, माइनस नहीं प्लस आएगा, सोर्स की तरह काम किया, C इंटू E2 माइनस E1। अब हमें ये लिखना है कि कितना नेट हीट लॉस हुआ। अगर हमें हीट लॉस लिखना है तो हीट लॉस के लिए हमेशा एक इक्वेशन याद रखिएगा कि जितनी भी बैटरी हैं उनका नेट वर्क डन लिखिएगा। वर्क डन बाई बैटरी इज नेट, ये बराबर होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड हीट लॉस डेल्टा H। इस वाले इक्वेशन में आप W1 W2 को यहाँ पुट करिए, डेल्टा U को आप यहाँ पुट करिए, आपको मिलेगा यहाँ से H कि इस सिस्टम में जब बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया तो कितना हीट लॉस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए, अब ऐसा करते हैं, अब मैं आपको एक कैपेसिटर से थोड़ा आगे लेके चलता हूं। अब मैं आपसे 2 कैपेसिटर की बात करता हूं। मान लीजिए यहां एक बैटरी लगी है,
बैटरी का ईएमएफ ई है, ये कैपेसिटेंस हमारा सी है, ये कैपेसिटेंस हमारा 2C है, 2C। एंड इनिशियली दे आर अनचार्ज, देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स। और इनिशियली जो स्विच है वो ओपन है, स्विच इज नॉट क्लोज्ड, जो स्विच है दैट इज नॉट क्लोज, स्विच इज ओपन। तो जब तक स्विच ओपन है सर्किट में कोई भी चार्ज कहीं फ्लो नहीं करेगा। अब हमने क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया। तो जैसे ही स्विच को क्लोज हम करेंगे, बैटरी अपना, जैसे बोलते हैं कि जब कोई, जैसे कि जब किसी डिस्ट्रिक्ट में नया डीएम आता है तो वो अपने रूल इम्पोज करता है, तो बैटरी का आप वही हाल समझ लीजिए। जब बैटरी का हम स्विच क्लोज करेंगे तो बैटरी ये बोलेगी कि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस ई होना ही होगा। बैटरी ये कंडीशन इम्पोज करेगी, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर बैटरी को चार्जेस फ्लो कराने पड़े तो बैटरी चार्ज फ्लो कराएगी, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हमें यही निकालना है कि जब हमने स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच क्लोज करने के बाद पहला क्वेश्चन है ईच कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, दूसरा क्वेश्चन ईच कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, तीसरा क्वेश्चन वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, एंड चौथा क्वेश्चन हीट लॉस क्या आएगा। तो 4 क्वेश्चन है 1 बाय 1। ठीक, तो मैं आपको 1 बाय 1 सॉल्व करके दिखाता हूँ। बैटरी का ईएमएफ ये आपको दिया है, इस पॉइंट का पोटेंशियल आप 0 मान लीजिए, और ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये कंडक्टिंग वायर हैं, और आप जानते हैं कंडक्टर का जो पोटेंशियल होता है वो सभी पॉइंट पर सेम होता है। ये कंडक्टिंग वायर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस हर पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0, और इस प्लेट का भी, इन सब का पोटेंशियल 0। जो मैंने ग्रीन कलर से चलाया है, या जहाँ जहाँ ये ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल होगा 0। जो मैंने आपको ग्रीन से बनाया है, इन सभी पॉइंट का कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, सबका पोटेंशियल होगा 0। अब ये ई, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर ई है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा ई। तो जो मैं रेड से बना रहा हूँ, इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल ई के बराबर है, जिसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, इन सभी का पोटेंशियल ई के बराबर है। These all potentials are E, और जो ब्लू वाले हैं पॉइंट, इन सब का पोटेंशियल 0 है। अब आपको ये देखना है कि जो आपके कैपेसिटर हैं इनमें से कौन वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सी वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए, इन 2 कैपेसिटर की जो 2 प्लेट होती हैं उनमें से जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, उस प्लेट पर होगा पॉजिटिव चार्ज, और जिसका पोटेंशियल कम होगा, भाई 2 में से एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, तो जिस पर पॉजिटिव आ गया तो दूसरा बचा वाला कौन हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो हमें ये गारंटीड पता है कि ये हमारा ई ज़्यादा है, ये 0 है और ये ई है, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है चार्ज होगा कितना। तो कभी भी किसी भी कैपेसिटर पे अगर आपको चार्ज लिखना है तो चार्ज लिखा जाएगा कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस सी के बराबर है, तो इस वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा वो होगा +2CE, इस वाली प्लेट पे जो चार्ज होगा वो होगा -2CE, इस वाली प्लेट पे चार्ज होगा वो होगा +CE, और इस वाली प्लेट पे चार्ज होगा वो होगा -CE। अब बात करते हैं कि बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो कराया। तो मुझे ये बताइए, इस वाली प्लेट पे, इस वाली प्लेट पर और इस वाली प्लेट पर, इस वाली प्लेट पे और इस वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो चार्ज कहां से आया, वो चार्ज बैटरी ने दिया। तो इस बैटरी ने चार्ज फ्लो कराया इस तरह से। कितना चार्ज फ्लो कराया, अरे जितना इस प्लेट को मिला और जितना इस प्लेट को मिला, ये दोनों ही चार्ज आया कहां से, चार्ज पैदा नहीं होता, ये चार्ज कहीं से आया है, ये चार्ज बैटरी ने दिया है। बैटरी ने ऐसे फ्लो कराया इस डायरेक्शन में, और बैटरी जितना देती है उतना लेती है, तो बैटरी ने इधर से लिया है, ऐसे बैटरी ने इधर से लिया है, इधर से, तो बैटरी ने इधर से लेकर चार्ज को इधर दे दिया। तो बैटरी जितना लेती है उतना देती है, मतलब ये अपने जेब से कुछ खर्च नहीं करती। जनता का पैसा लिया, जनता में ही बांट दिया।
तो बैटरी क्या करती है, कहीं से चार्ज को ले लेती है और कहीं चार्ज को दे देती है। तो कुल मिला के आप बैटरी को चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि अपने जेब से चवन्नी खर्च करनी नहीं इसको, जितना लेगी उतना दे देगी। हाँ, कहीं कहीं से उठाएगी, कहीं कहीं दे देगी। तो इस बैटरी ने वही किया, यहां से चार्जेस उठाए और ये चार्जेस को यहां से फ्लो करा के इधर दे दिया। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करा है, जितना इन प्लेट को चार्ज मिला। कितना चार्ज मिला, इन दोनों प्लेट को ऐड कर दो, 2C और C, तो टोटल कितना हो गया, 3CE। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करा है, तो अगर मैं Q फ्लो का वैल्यू लिखूंगा, दैट इज 3CE। और बैटरी ने एज ए सोर्स काम किया है, बिकॉज लो टर्मिनल टू हाई टर्मिनल आपका चार्ज फ्लो किया है। तो ईच कैपेसिटर चार्ज आप लिख चुके हैं, मैं वर्क डन बाई बैटरी आपको बता देता हूं। वो आएगा कितना चार्ज फ्लो कराया इनटू EMF, वो आएगा 3CE²। फिर बात करते हैं स्टोर्ड एनर्जी की। इसमें स्टोर्ड एनर्जी को U1 बोल देता हूं और इसमें स्टोर्ड एनर्जी को U2 बोल देता हूं। तो U1 का वैल्यू आएगा ½ CE², और U2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हाफ, C की जगह लिखा जाएगा 2C इंटू E², तो ये आ जाएगा CE²। तो मैं लिखूं कि कितना हीट लॉस हो गया, तो वर्क डन बाई बैटरी माइनस ऑफ दैट यू स्टोर्ड। बैटरी ने इतना वर्क किया, कितना ये लोग स्टोर कर पाए, ये स्टोर कर पाया CE² और ये स्टोर कर पाया C²/2, ये स्टोर कर पाए 3/2 ऑफ CE²। तो लॉस जो हो गया डेल्टा H, उसका वैल्यू आएगा 3/2 ऑफ CE²। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करें।